हेलो दोस्तों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 मैटर इन आवर सराउंडिंग के लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों कि क्या मैटर की स्टेट इंटरकन्वर्टिबल हैं, यानी कि क्या हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड, या गैस से लिक्विड, या कुछ भी ऐसा इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं? यानी कि सॉलिड से क्या लिक्विड बनाया जा सकता है, लिक्विड से क्या गैस बनाई जा सकती है? तो बिल्कुल हाँ, बनाई जा सकती है। हम अपनी डेली लाइफ में देखते ही तो हैं। सॉलिड जो होती है, जो हमारी बर्फ होती है, वो किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। उसको क्या करेंगे हम? अगर हीट करेंगे वो किस फॉर्म में आ जाएगी? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, वाटर बन जाएगा उसको और हीट करो, वो किस स्टेट में चली जाएगी? गैसेस स्टेट में चली जाएगी, उसके वाटर वेपर्स बन जाएंगे। यानी कि क्या है? मैटर की स्टेट इंटरकन्वर्टिबल है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड में भी आ सकते हैं हम, लिक्विड से सॉलिड में भी आ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं दोस्तों हम। सॉलिड से क्या सीधा गैस में जाया जा सकता है? बिल्कुल जाया जा सकता है। हम अपने बाथरूम में ऑर्डिनल लगाते हैं ना, ऑर्डिनल क्या होती है? एक टिकिया होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। वो टिकिया क्या होगी? सीधा गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसका लिक्विड तो हमने कभी देखा नहीं, ऑर्डिनल का लिक्विड तो कोई होता ही नहीं। तो क्या होगी? वो जो बाथरूम में टंगी हुई ऑर्डिनल है, वो सॉलिड से सीधा गैसेस स्टेट में भी गैसेस स्टेट में आएगी। इसका मतलब क्या है? सॉलिड से सीधा गैसेस स्टेट में भी कुछ मैटर्स जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है जो गैसेस से लिक्विड फॉर्म में आते हैं, जो हम अपने किचन में एलपीजी यूज करते हैं दोस्तों। वो जब तक सिलेंडर में रहती है वो एलपीजी इन द लिक्विड फॉर्म होती है। एलपीजी है तो गैस, लेकिन अंदर जब तक सिलेंडर में रहती है वो लिक्विड स्टेट में रहती है। कैसे? मान लीजिए आपके पास ट्रांसपेरेंट सिलेंडर होता तो आप देख पाते वो लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में प्रेजेंट है। कैसे? उसको हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में भरा जाता है। इसके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा कि वो लिक्विड फॉर्म में कैसे बन गई। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है जो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आती हैं। वो तो वेरी कॉमन एग्जांपल, किसी भी चीज को आप लिक्विड चीज को फ्रीज करते हो अपने किचन में। मान लीजिए आपने वाटर को ही फ्रीज करना है, वाटर को फ्रीज करके क्या सॉलिड फॉर्म में आप आइस बना लोगे। तो मैटर की स्टेट्स इंटरकन्वर्टिबल हैं। सॉलिड से लिक्विड भी बनाया जा सकता है, लिक्विड से सॉलिड भी बनाया जा सकता है, लिक्विड से गैस भी, गैस से लिक्विड भी, सभी कुछ इंटरकन्वर्टिबल है। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये इंटरकन्वर्टिबल क्यों है और कैसे है? ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो हमें पता है कि हर एक मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। वैसे ही सॉलिड भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर से मैं बताया था कि वो छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड में एक ही जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं, वो मूव नहीं कर पाते, इसीलिए सॉलिड की शेप चेंज नहीं हो पाती, इसीलिए सॉलिड रिजिड है। अगर हम उन पार्टिकल्स को जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनको एनर्जी दे दें दोस्तों, एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी उन पार्टिकल्स में किस रूप में जाएगी? इन द रूप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा? वो पार्टिकल्स में मोशन तेज होगा, वो तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, इतनी तेजी से वाइब्रेट करेंगे कि वो अपनी फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जिससे वो बाउंड हैं, मैंने बताया था कि टाइटली पैक्ड होने की वजह से उनमें फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने की वजह से वो एक ही जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर हमने पार्टिकल्स को एनर्जी दे दी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी चली गई। काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं? मोशन को बढ़ाती है, वो तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे। तेजी से वाइब्रेट करने की वजह से उनमें जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है वो टूट जाएगी। टूटने की वजह से वो पार्टिकल्स बिखर जाएंगे, वो इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे, इधर उधर जाने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों? स्टेट चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर सॉलिड रहना था उसको, तो उसको वो मेंटेन करके रखना था, अपने पार्टिकल्स एक ही जगह पर मेंटेन करके रखने थे। लेकिन क्या हुआ? वो पार्टिकल्स बिखर गए, इधर उधर जाने लग गए, क्योंकि हमने क्या दे दी? उनको एनर्जी दे दी। तो वो किस में चेंज हो गए? लिक्विड स्टेट में चेंज हो गए। ऐसे ही लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ज्यादा एनर्जी दोगे, ज्यादा पार्टिकल्स बिखरेंगे, ज्यादा उनमें गैप हो जाएगा, ज्यादा गैप हो जाएगा तो लिक्विड से क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यानी कि अगर हम सॉलिड को एनर्जी दे तो क्या हो सकता है? लिक्विड में चेंज हो सकते हैं वो, और लिक्विड को एनर्जी दे वो गैस स्टेट में आ सकते हैं। हम प्रैक्टिकल लाइफ में एनर्जी उनको किस रूप में देते हैं दोस्तों? आप जानती हैं कि अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इसका मतलब हम किसी भी सॉलिड को अगर लिक्विड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो उसको क्या देंगे? हीट एनर्जी देंगे। तो हम किसी भी सॉलिड को या किसी भी लिक्विड को स्टेट चेंज करने के लिए क्या एनर्जी देंगे? कौन सी वाली एनर्जी देंगे? हीट एनर्जी देंगे। वो हीट एनर्जी
उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, उसके पार्टिकल्स का मोशन तेज करेगी, वो इधर उधर जाने लगेंगे, जिससे क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो एनर्जी मिनिमम हमें देनी ही पड़ेगी ताकि वो ओवरकम कर पाए अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ऐसे तो नहीं है थोड़ा सा गर्म किया किसी भी सॉलिड को वो लिक्विड फॉर्म में मतलब तुरंत ही आ जाएगा, ऐसे नहीं है दोस्तों। हमें कोई ना कोई तो एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी ताकि वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए। अगर वो सब्सटेंस हमारे पास 1 किलोग्राम हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 किलोग्राम हमने सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, 1 किलोग्राम यानी कि स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम से हमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, तो उसको जितनी एनर्जी देंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या बनेगी दोस्तों, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 किलोग्राम दोस्तों, इसमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, 1 किलोग्राम होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को हम अगर पिघलाकर उसको लिक्विड फॉर्म में लाना चाहते हैं, जितनी एनर्जी हम देंगे उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी एनर्जी हमने सभी चीजें पढ़ ली कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने अगर सॉलिड से लिक्विड में लाना है तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं दोस्तों, हम एनर्जी हम इन द फॉर्म ऑफ हीट देते हैं। तो हीट क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका क्या चेंज होगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो कोई ना कोई तो मिनिमम टेम्परेचर जरूर होगा जिसपे वो पिघलना स्टार्ट करेगी। जैसे कि मिनिमम हीट रिक्वायर्ड है तो मिनिमम टेम्परेचर भी तो कोई ना कोई होगा ना जिसपे वो कोई भी सब्सटेंस है वो पिघलना स्टार्ट करेगा। तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ए सॉलिड to be changed in liquid state is called melting point of that solid at constant pressure। प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर से क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आ गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन समझ आ गई, हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन समझ आ गई। क्या कर रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉलिड को हीट दे रहे हैं, उसके वो हीट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास जा रही है। वो काइनेटिक एनर्जी ओवरकम कर रही है किसको ओवरकम कर रही है, अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के बाद वो बिखर जा रहे हैं पार्टिकल, बिखरने की वजह से वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ रहा है। ऐसे ही लिक्विड से गैसीय स्टेट में भी जाया जा सकता है। लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, उसको और गर्म करेंगे तो उनके पार्टिकल्स के पास एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। वो पार्टिकल्स और ज्यादा बिखरेंगे, उनके पास एनर्जी होगी, वो और ज्यादा मूव करेंगे। और ज्यादा मूव करने की वजह से उनमें जो गैप है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। गैप इंक्रीज होने की वजह से वो पार्टिकल इतने बिखर जाएंगे कि वो गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। यानी कि काइनेटिक एनर्जी पे ही सब चीजें डिपेंड करती हैं। आप पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी देते जाओ, किस फॉर्म कैसे दोगे, हीट करते जाओ पार्टिकल्स को हीट करते जाओ, वो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में आती जाएगी। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है दोस्तों। एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि आप बीकर में आइस लें और उसका थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट कर लें और उसको गर्म करना स्टार्ट कर दें। जब आप उसको गर्म करते जाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आइस पिघलना स्टार्ट हो गई है और उसका लिक्विड फॉर्म में चेंज होना भी स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे वो लिक्विड फॉर्म में आ रही है। लेकिन जब आप थर्मोमीटर से रीडिंग नोट कर रहे हो अभी भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। बर्फ पिघलती जा रही है लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। बर्फ सारी की सारी पिघल जाएगी लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब बर्फ पूरी पिघल गई, वो पूरी मतलब पानी के रूप में आ गई, उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हुआ। मतलब वो हीट जो हमने हीट दी थी वो कहां गई, टेम्परेचर तो राइज हुआ ही नहीं अपने मटेरियल का। मटेरियल क्या था, अपना बर्फ था अपना मटेरियल। उसको जब हमने गर्म किया तो जो थर्मामीटर है जब तक वो पूरी बर्फ पिघल नहीं गई वो थर्मामीटर तो 0 डिग्री रीडिंग ही शो करता रहा। वो हीट कहां गई अपनी, वो कहां गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में दोस्तों।
यानी कि जो सारी की सारी हम हीट एनर्जी दे रहे थे वो सारी की सारी हीट एनर्जी या सिर्फ एनर्जी किस में चेंज होती रही, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, यानी कि सारी की सारी एनर्जी अपनी बर्फ को पिघलाने में ही यूज होती रही, वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं हुई, इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की पूरी डेफिनेशन क्या बनती है दोस्तों, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर तब चेंज नहीं होगा क्योंकि जो हीट हम देंगे वो सारी की सारी हीट किस में चेंज होती रहेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, यानी कि बर्फ को पिघलाने में ही वो सारी की सारी हीट यूज हो रही है, वो टेम्परेचर रेज करने में नहीं हो रही यूज। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और लिक्विड को जब आप हीट करोगे तो किस स्टेट में आ जाएगा, गैसेस स्टेट में आ जाएगा। अब लिक्विड को गैसेस स्टेट में लाने की प्रक्रिया को थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब आप हीट करोगे तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा बिखरेंगे, ज्यादा बिखरने की वजह से वो लिक्विड से गैसेस स्टेट में आ जाएंगे। जैसे कि हमने हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ी है दोस्तों, वैसे ही एक और चीज होती है दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। वही पहले वाली बात, 1 किलोग्राम सब्सटेंस होना चाहिए, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोग्राम सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको समझ में आ गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो क्या करेंगे, सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। हीट करते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी चली जाती है, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी चली जाती है, वो बिखर जाते हैं, वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बन जाता है। अगर मान लीजिए हम गैसेस स्टेट में हैं, हमारे पास कोई सब्सटेंस है जो गैसेस स्टेट में पहले से ही है, उनके पार्टिकल्स के बाद काफी ज्यादा एनर्जी है, अगर हम उनके पार्टिकल्स से एनर्जी ले लें, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, शांत बैठ जाएंगे, बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे और गैस से लिक्विड स्टेट में आ सकेंगे। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स को एनर्जी दी किस फॉर्म में थी, हीट फॉर्म में, यानी कि गर्म किया था, अब उनको ठंडा कर दो, पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा ठंडा कर दो, ठंडा करेंगे तो उससे एनर्जी क्या है, हीट फॉर्म में ही बाहर निकल आएगी, वो एनर्जी बाहर निकल आई, वो हीट फॉर्म में बाहर निकल आई, वो पार्टिकल्स ठंडे हो गए, ठंडे होने की वजह से उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वो पार्टिकल्स शांत हो गए, उनका मोशन कम हो गया, कम होने की वजह से वो गैसेस से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। यानी कि अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे वो गैस स्टेट में आ जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, रिवर्स है ना दोनों प्रोसेस। अब लिक्विड को ठंडा करेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स में फिर भी थोड़ी बहुत क्या है, थोड़ा बहुत मोशन है, उनको बहुत ज्यादा ठंडा कर दो और ठंडा कर दो, सारी की सारी एनर्जी चूस लो उनमें से, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, वो बिल्कुल एक जगह पर टिक के बैठ जाएंगे और वहीं पर वाइब्रेट करते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड को लिक्विड में लाना है, गर्म कर दो, लिक्विड को गैस में लाना है, गर्म कर दो, गैस को लिक्विड में लाना है, ठंडा कर दो, और गैस लिक्विड को सॉलिड में लाना है, ठंडा कर दो। सिंपल सी बात है दोस्तों, समझ में आ गया आपको टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, मान लीजिए ये सॉलिड है आपके पास, बहुत सॉलिड में क्या होंगे, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा लाइटली पैक्ड होंगे, ये सॉलिड है, उसको क्या किया हमने, गर्म कर दिया, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, गर्म करने की वजह से क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स दूर हो गए, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स दूर हो गए, अभी इसको और गर्म कर दिया, और गर्म कर दिया तो वो किस फॉर्म में आ गया, गैस फॉर्म में आ गया, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर हो गए। अब इसको ठंडा कर दिया यानी कि कूल कर दिया, इससे हीट एनर्जी ले ली, कूल करने का मतलब इससे हीट एनर्जी ले ली, हीट एनर्जी ले ली तो क्या हो गया, ये पार्टिकल्स शांत हो गए, किस फॉर्म में आ जाएंगे, ठंडा हो गए, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड से शांत हो गए, कैसे शांत हो गए, ठंडा कर दिया, शांत हो गए और सॉलिड फॉर्म में आ गए। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको समझ में आ गई।
अब हमने क्या किया था कि जब सॉलिड से लिक्विड में आता है उसको क्या कहते हैं, फ्यूजन। लिक्विड से गैस में आता है उसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। अब हमने एक चीज सीधा की थी कि सॉलिड से सीधा किस गैस स्टेट में भी जाता है, मैंने ऑर्डिनल की एग्जांपल दी थी, सॉलिड से सीधा गैस स्टेट में भी जाता है। जहां हमने कैंफर की गोलियां होती है, छोटी छोटी कैंफर की गोलियां हम घरों में यूज करते हैं अपने कपड़ों को बचाने के लिए, वो कैंफर भी क्या होता है, सीधा सॉलिड से किस स्टेट में जाता है, गैस स्टेट में जाता है। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या है कि सॉलिड से सीधा गैस स्टेट में जाती हैं। अगर सॉलिड से सीधा गैस स्टेट में जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जैसे सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, ऐसे ही सॉलिड से सीधा गैस उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, सब्लिमेशन इज द फिनोमिनन व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस स्टेट। इसी के रिलेटेड आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई है दोस्तों। एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि आप एक चाइना डिश लें, चाइना डिश में सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड डालें, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड जिनकी सॉलिड फॉर्म में जो अमोनियम क्लोराइड है उसमें डाल दें और उस पे एक फनल उल्टी रख दें, फनल उल्टी रख दें और फनल का जो मतलब जो ओपनिंग पॉइंट है ऊपर वाला, वहां पर कोई ना कोई रुई का मतलब रुई का प्लग लगा दें ताकि जो हमारी अमोनिया है वो बाहर, अमोनियम क्लोराइड है वो बाहर ना निकल सके। उसको चाइना डिश को ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के गर्म करना स्टार्ट करें तो क्या देखोगे आप, वो जो हमारा सब्सटेंस था, जो अमोनियम क्लोराइड था, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आ रहा है, सीधा इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया। जो दीवारें थी फनल की वहां पर जाके चिपकना स्टार्ट हो गया और वहां पे जाके सॉलिडिफाई भी स्टार्ट हो गया उसका, यानी कि यहाँ पर इवेपोरेट हुआ, वहां पर चिपक गया, ठंडा होकर फिर सॉलिड फॉर्म में आ गया। यानी कि गैस से सीधा सॉलिड गया और सॉलिड से सीधा गैस गया और गैस से सीधा फिर सॉलिड आ गया दीवारों पे जाके। यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसकी सब्लिमेशन होती है दोस्तों, वो मेल्ट नहीं होता, इसका मतलब वो सॉलिड से सीधा किस फॉर्म में जाता है, गैसेस फॉर्म में जाता है। इसी एक्टिविटी, यही एक्टिविटी में हमको सिखाया गया है। ये क्या होगी, इसकी अमोनियम क्लोराइड की सब्लिमेशन होगी।